बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस कौन होंगे इस हवाले से वाज़े तौर पर अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अमूमन माजी में हमने देखा है कि कुछ दिन कबल, कुछ हफ्ते कबल या कुछ महीने कबल भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जो इस वक्त आईनी और कानूनी सूरत हाल मुल्क के अंदर मौजूद है या जिस पर यह अमल दरामद होता है, उसके मुताबिक तो हम आपको आने वाले 5 चीफ जस्टिस के नाम बता सकते हैं, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होता है चीफ जस्टिस, उसी को तैनात किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं अगर जो मौजूदा आईनी और कानूनी सूरत हाल है उसके मुताबिक। लेकिन एक और अहम मामला भी माजी करीब के अंदर हुआ था कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए थे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह इस नॉमिनी में शामिल हो गए थे और वो सीनियर मोस्ट हो गए थे। लेकिन अब ये जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इसके अंदर चीफ जस्टिस कौन होगा, यह अहम सवाल है और हर तरफ यही पूछा जा रहा है। और हमारी सियासी जमातों ने बहुत सी तवक्कुआत वबस्ता कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी सियासी तवक्कुआत हैं आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से, जो कि मंसूर अली शाह साहब हैं, और PMLN ने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वो मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर इस हवाले से कह भी चुके हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे पैनलिस्ट को क्या लगता है कि जो निज़ाम ऑलरेडी अदलिया के अंदर मौजूद था उसके मुताबिक जो वाज़े तौर पर हमें चीज़ें नज़र आती थी, क्या उसी के मुताबिक अब अगले आने वाले चीफ जस्टिस होंगे या कोई तब्दीली हो सकती है। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब रशीद साहब, तीनों तज्ज़िया कर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का। नजम साकिब साहब, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, अगला वज़ीर आला कौन होगा, सूबे का कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो इस वक्त राय आईन और कानून है उसके मुताबिक अगला चीफ जस्टिस बताया जा सकता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन होगा अगला चीफ जस्टिस? सबसे पहले आपके इस सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा जी। पहले ये है कि कौन सा होना चाहिए। देखिए, मुझे और मेरी पाकिस्तान की सारी आवाम को एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो बाकी अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ 2-3 उसकी एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियां भी बन गई हैं पिछले कुछ महीनों में, जो सूरत हाल रही है सुप्रीम कोर्ट की और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वगैरह वगैरह। हम सारे लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो बाकी काम करने के साथ साथ एक ज़रूरी काम करे। और वो ज़रूरी काम क्या है? वो ज़रूरी काम ये है कि उसने अदालत से सियासत को निकालना है और यानी अदलिया को सियासत से दूर करना है और पार्लियामेंट से अपने हुकूक और अपनी हिसाब किताब वापस लेने हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। लिहाजा अभी बात करें ये नहीं करेंगे हम कि कौन बन सकता है और किसको बनना चाहिए, लेकिन इस वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की ज़रूरत है जो सियासियात से ज़रा दूर हो के कुछ किताबों की बात हो, कुछ आइन की बात हो, और जो हिसाब किताब रखे हुए हैं जमहूरियत के एग्जेक्टिव्स होंगे, अदलिया होगी और वगैरह वगैरह, ये सारा जो है ये निज़ाम हो। अब आते हैं आपके असली सवाल की तरफ कि कौन जो है वो बनेगा या बन सकता है। देखिए, इस वक्त जबकि 12 दिन रह गए हैं, यानी काजी चीफ जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तो ये कहना कि जी वो बनना चाहिए मंसूर अली शाह को, ये तो एक आम सी बात है, सबको पता है। जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्राइटेरिया को देखा नहीं जाता। हमारे यहाँ पसंद नापसंद भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। पसंद मसलन ये है जी, हमें ये जज पसंद नहीं है, ये फ़लाँ जगह पे जो स्पीकर पसंद नापसंद। तो जो 2-3 तरीके हैं बनाने के, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, एक्सटेंशन उनकी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? और वो अगर पसंद आ गए हैं और नज़रों को और कानून को भा गए हैं, हुकूमत को भा गए हैं, तो उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। दूसरा ये जो हम 3 यानी जजेस हजरात का पैनल का सुन रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हो जाए, अगर ये तरामीम वगैरह हो जाती हैं तो उसमें वो 3 होंगे, और 3 में अगर ऊपर मंसूर अली शाह साहब है तो कौन पूछेगा? वो नंबर 3 भी हो सकते हैं, कोई मुनीब साहब हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। तीसरा ये है कि सीधे सीधे तरीके से कवायद व ज़वाबित जो हैं
उनको फॉलो किया जाए। और वो क्या है कि जी सीनियर मोस्ट जो है उसको आप बना दें, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, एजाजुल एहसन के बाद वो यानी उन्हीं का नंबर आता है। हमारे यहाँ जब भी इस चीज़ को छेड़ा गया है या इस चीज़ के इन तारों को जब तोड़ा गया है ना कि सीनियर मोस्ट नहीं चाहिए, हमें अपनी मर्जी का चाहिए, पाकिस्तान की तारीख गवाह है। अगर आपने उस चेन को तोड़ा है और जूनियर को आपने सीनियर पे सबकत दे के जूनियर को आपने बना दिया है, तो वो इदारा जो ये बनाता है या प्रपोज करता है बाद में वो भी पछताया। तो इस वक्त बड़ा ज़रूरी है ये सोचना कि आप अपनी पसंद नापसंद पे करेंगे या आपने अपनी मन मर्जी और मनमानी करनी है और कहना है कि दूसरा इसमें एक एंगल है जो कि हुकूमत वक्त के सामने मेरा ये ख्याल है कि नहीं है। वो क्या है? हाँ, जब काजी फायद ईसा साहब आए थे तो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन फिर उधर से लेके अब तक उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए। मिसाल के तौर पे टेलीविज़न पे हमने लाइव जो है वो हिसाब प्रोसीडिंग चलती हुई देखी, कुछ उन्होंने बड़े दबंग किस्म के एक्शन लिए। लेकिन इस वक्त अगर उनके बारे में पूछा जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान 2 या 3 राय बटा हुआ पाकिस्तान आपको मिले काजी साहब के बारे में। तो जो आप सोच रहे हैं कि ये फलां जज को हमने बनाना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिस जज को आप बनाना चाहते हैं, चाहे अमेंडमेंट्स के जरिए ये जो तरमीम है या अपनी मर्जी से ही या धौंस धांधली से किसी भी तरीके से, आपके पास क्या गारंटी है कि वो जज साहिब जो हैं वो कुछ अरसे के बाद कुछ और रंग नहीं दिखाएंगे? और हो सकता है कि कोई इंटेग्रिटी वाला आदमी हो, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह से पूरी कौम को तवक्को है। उनका जो पिछले दिनों उन्होंने खिताब किया उसके बाद से उनकी कोई और स्टेटमेंट सामने नहीं आई, उसमें उन्होंने खुल के बताया कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो ये ना होता, ये ना होता और ये ना होता, और मैं मेक श्योर करता कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला किया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। क्या ये कोई चेतावनी थी, कोई किसी किस्म की वार्निंग थी, ये अभी पता नहीं है। लेकिन अब आते हैं आपके आखिरी उसमें, इट इज नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन। तो उसमें देखना यह है कि कौन आदमी है जिसके पीछे कौन है, और अगर कवायद ज़वाबत जो कि मेरा दिल चाहेगा और मेरी तरह जो कानून जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने आइन पढ़ा है, जो इस मुल्क के खैर खा हैं, वो ये चाहेंगे कि जो इस वक्त का कानून है उसके मुताबिक किया जाए। और उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मैं अभी से ही कह रहा हूं कि वो बन रहे हैं। और काजी साहब के बारे में आखिरी इस वक्त की बात, लेकिन वसीतर कौमी मफाद में क्या होता है, प्रोग्राम में कह चुका हूं, वसीतर कौमी मफाद में क्या होता है नजमुल साकिब साहब, ये तो फिर आने वाले दिन या 12 दिनों बाद में पता लग जाएगा। लेने दीजिए आखिरी बात कर लेने दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी वजह से काजी साहब के सामने ये आता है कि आपकी एक्सटेंशन हो रही है, तो मेरी अपने चीफ जस्टिस से तवक्को है कि वो कहेंगे कि मेरी रिटायरमेंट हो गई है, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। राव खालिद साहब, एक तो ये जो एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, जब काजी फायद ईसा साहब आए थे तो उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि उन पर एक हुकूमत में सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो है वो रेफरेंस उन पर फाइल हुआ था और वो अपने उस रेफरेंस से क्लियर होकर आए थे और वो तमाम तर समातें, और फिर जब उनकी हलफ बर्दारी हुई तो फिर उनकी बीवी भी उनके हमरा वहाँ पर, उनकी अहलिया जो है वो मौजूद थी हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर। अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनका कहा जा रहा है सैयद मंसूर अली शाह साहब, इनके हवाले से हुकूमत पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी खुश नज़र आती है कि मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये असरअंदाज हो सकती है किसी शख्सियत पर तवक्कुआत और तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है ना, वर्ल्ड ओवर, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की पावर्स जो हैं, वो जुडिशल रिव्यू की पावर से हमेशा हुकूमतें शाकी रहती हैं। वो जजों से शिकवा रहता है, अमेरिका में भी शिकायत है, बाकी मुल्कों में भी शिकायत है, जजों को बुरा भला कहते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जुडिशल रिव्यू में उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले करने होते हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे फैसले होते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल होते हैं और इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं आपको। तो इसलिए हमेशा हुकूमतें शाकी रहती हैं। उनको रहता है कि जी हमारा मामला ठीक नहीं चलेगा, रियासत चलानी है हमने, तो ये बीच में दखल अंदाजी कर देते हैं आके जजेस अपने फ़ैसले दे के। तो ये तो एक
यूनिवर्सल प्रॉब्लम आप कह लें, ये है मौजूद। जहाँ तक मौजूदा फिर PMLN की हिस्ट्री है, एक उनकी हिस्ट्री है कि वो अपने बंदे का जो है ना, सिर्फ जजेस में नहीं, हर जगह पे अपना बंदा वो उनको सूट करता है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जितना भी अच्छा बंदा हो, अगर अपना नहीं है तो वो उनका कंफर्ट लेवल वो नहीं होता, वो परेशान रहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये ठीक चलेगा नहीं चलेगा। वो इसीलिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की आप देख लें, ख़ास तौर पे जो उन्होंने आर्मी चीफ्स की सिलेक्शन की वो इसी क्राइटेरिया पे उन्होंने की। तो नजम साकिब साहब ने सही कहा कि उसका फ़ायदा क्या हुआ आपको, अपना बंदा लगा के फ़ौज जिसने 35 साल फ़ौज में गुजारे हैं या अदलिया में गुजारे हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और मामलात के देखने की जो तरीका होता है वो पॉलिटिशियंस की तरह नहीं हो सकता। ये ठीक है कि पॉलिटिशियन जिस तरह देखते हैं चीज़ों को वो उस तरह देखे। उसने उसके सामने और एम्स और चीज़ें होती हैं जिसको कंसीडर करते हुए उसने चीज़ों को देखना होता है। और अगर आप उनको मुसलसल छेड़ते रहेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है उनकी अपनी जुडिशल पावर है या स्टेट की पावर है, वो फिर जब एक्टिव होती है, काइनेटिक फोर्स बन जाती है, तो फिर आप चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो हमारे डाइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर बंदा अपने अपनी जगह पे रह के अगर काम करे और एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान बेहतरीन तरीके से आप सिस्टम के ज़रिए इस्टेब्लिश कर ले, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। किसी को किसी से शिकवा नहीं रहेगा, ना किसी से खौफ रहेगा, ये हटा देगा, ये लगा देगा, ये मेरी पसंद का आ जाएगा, चला जाएगा। जहाँ तक चीफ जस्टिस की पर्टिकुलर हम बात करें तो उसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जूनियर जज थे, जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना बंदा करके लगाया था जी। तो वो मसाइल पैदा होने शुरू हो गए बाद में, फिर उसके उन्हीं के साथ ही मसाइल पैदा हो गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनको फिर फाइनली हटा दिया और उनकी जगह पे उस वक्त अल जिहाद ट्रस्ट का वो सीनियरिटी प्रिंसिपल का लॉ बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी थी। तो जस्टिस अजमल मियां आज से 27 साल पहले चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद से अब तक, अब आइन में भी अमेंडमेंट आ गई उसके बाद से आज 27 साल में शायद ये पहली दफ़ा है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि बनाना है पाँव, वो कहते हैं जो पाँव घसीटे जा रहे हैं कि ना हो, ये ना हो, वो ना आ जाए, ये ना चला जाए, वो किए जा रहे हैं। अगर जैसे मंसूर अली शाह साहब की बात करें, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, सो कॉम्पिटेंट लॉ और आइन की और कानून की समझबूझ के हवाले से, और माहौलियाती मामलात जो है हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है जो उसके हवाले से वो बहुत सेंसिटिविटी है उनकी, और वो बड़ा पर्टिकुलरली उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। और बाकी चीज़ों के मामले में भी उनकी जजमेंट्स देख लें, इतनी मज़ेदार और लर्नेड किस्म की जजमेंट्स होती हैं, आप इंजॉय करते हैं पढ़ के उनको, और बड़े अच्छे तरीके से वो एड्रेस करते हैं एज ह्यूमन बीइंग, एज जज, एज एडमिनिस्ट्रेटिव। मेरा ख्याल है उनमें कोई ऐसी खामी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो होती है वो ये है कि 8 फरवरी से मसला शुरू हुआ, फिर 9 फरवरी हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन डिले किए, फिर इलेक्शन के मसाइल पैदा किए, मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा किया, उससे कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली गई, और एक फैसले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये मसला हो गया। तो वो बाल बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन है। मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स पे आईनी तरमीम में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हो सकती है। ये किसी की कंपिटेंस पर राव साहब शक नहीं है, लेकिन ये सूटेबिलिटी का शायद कोई मामला है। साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा, अब क्या इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद, या फाइनल हो गया है कि कौन होगा चीफ जस्टिस? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ, और बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके लिए फेयरवेल डिनर, फुल कोर्ट रेफरेंस वो बुला लिए गए हैं। जो वकला हैं उनको दावतनामे जा चुके हैं, जो 25 अक्टूबर को किसी भी जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए होता है। लेकिन आने वाला कौन होगा इस वक्त तक उस वाले से कुछ मालूम नहीं है। मैंने पिछले तकरीबन 10 साल के जो अदाद शुमार निकाले हैं कि कब जो चीफ जस्टिस आते रहे, कब और उनके कितने अरसे पहले उनके नोटिफिकेशन जो होते रहे। तो काफ़ी दिलचस्प मामला है। एक दो चीज़ें तो मेरे ख्याल में सिमिलर बनेगी। एक तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से 2013 में वो चीफ जस्टिस बने, तो उनका 15 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ। फिर जस्टिस नासिर उल मुल्क जो है उनका 4
दिन पहले नोटिफिकेशन 14 में, जवाद खाजा जो है उनका 12 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, फिर जस्टिस अनवर ज़ही जमाली थे, इनका 11 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो 23 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, आसिफ सईद खोसा 14 दिन, जस्टिस बंदयाल जो है उनका 20 दिन पहले, जस्टिस गुलजार का 17 दिन पहले जो है नोटिफिकेशन हुआ। तो इनमें जस्टिस नासिर अल मुल्क 2014 में जब बने तो 4 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मसला यह था कि वो एक स्मूथ प्रोसेस था, तो वहां पे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई बहस नहीं थी, कोई कानून साजी नहीं हो रही थी, तो 4 दिन पहले भी नोटिफिकेशन को नॉर्मल लिया गया। लेकिन अब जो है वो हम तकरीबन 1-1.5-2 माह से बात कर रहे हैं कि अभी जो लास्ट चीफ जस्टिस काजी फाइसा का नोटिफिकेशन 84 डेज पहले हुआ था, और अब जो है वो ये एग्जैक्टली आज 13 तारीख है और 25 अक्टूबर आखिरी दिन है, तो 12-13 दिन बनते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा के, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पे, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे पे, जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे पे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान चौथे नंबर पे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5वें नंबर पे हैं। तो अगर टॉप 3 में से अगर कोई ऐसी कानून साजी बिलफर्ज हो तो फिर टॉप 3 में से कोई चुना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त तक कुछ मालूम नहीं कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। जहां तक बात है जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस मंसूर अली शाह एक तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और इस मुल्क की सबसे बड़ी एक तो आबादी का सूबा है और उसमें पूरे सूबे को वो हाई कोर्ट जो है वो कवर करती है, उसके वो रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की एक जो खासियत है, मेरा ख्याल में उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, वो ये है कि वो जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो अदालती इस्लाहात हैं, जिनकी बात जो है वो हुकूमत वक्त कर रही है कि हम कानून साजी ला रहे हैं, उस पर इतनी बहस हो रही है, सबसे ज्यादा दाई और सबसे ज्यादा बात करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन है कि वो ये कहते हैं कि IT इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल लोअर जुडिशरी मतलब सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उस लेवल पर किया जाए कि आप जो है वो दंग रह जाएंगे। जो उनका विजन है, जो उन्होंने मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, रिसेंट पास्ट में भी हुई है, जिसमें उन्होंने अपना विजन दिया कि कैसे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके अदालती इस्लाहात करना चाहते हैं कि पेंडेंसी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहां पे भी कम हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कम हो। तो ये उनका विजन है। इसके अलावा उनकी जो जजमेंट्स हैं, रिसेंट पास्ट में भी जो जजमेंट्स देखें, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो जो पार्लियामान की सुपरमेसी की बात की जाती है, जो आइन की सरबुलंदी की बात की जाती है, उसमें उनकी जजमेंट्स हैं। लेकिन हुकूमत वक्त ये समझती है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो 8 फरवरी इलेक्शन खुल जाएगा और उसके बाद उनका जो है उनकी हुकूमत जो है वो घर जा सकती है। ये वो खदशात हैं ख्वाजा आसिफ के जो बार बार करते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसी मीटिंग थी जहां पे मुबैना तौर पर कुछ जजेस बैठे हुए थे, उस मीटिंग में कुछ बात हुई थी कि अगर ये इलेक्शन खुल गया तो इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। तो ये एक डर है, खौफ है। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई जो एग्जीक्यूटिव के मामलात हैं, जो पार्लियामान के मामलात हैं, उनमें कोई ऐसी मुदाखलत करेंगे जिस तरह हमने जस्टिस साकिब निसार की देखी या माजी के जो चीफ जस्टिस है वो वही बात की कॉम्पिटेंस आ रही हैं। और हम तो सिर्फ उस तरीकाकार पर बात कर रहे हैं जो इससे कबल जिस पर अमल दरामद होकर चीफ जस्टिस तैनात होते थे, तो उसके हवाले से हमारे पास एक फहरिस्त मौजूद होती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस तरीकाकार में तब्दीली की बात की जा रही है। अब वो आईनी तरमीम के जरिए तब्दीली की बात की जा रही है। आईनी तरमीम कहां पर पहुंची और उसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मंजूर हो पाएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम और इसके हवाले से अब फैसला कुन मरहला आ गया है और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन मुकम्मल तौर पर आईनी ड्राफ्ट क्या होगा किसी भी जमात का, ख़ास तौर पर हुकूमत का, वो नहीं मालूम। लेकिन कुछ चीज़ा चीज़ें सामने आई हैं जिस पर इन कमेटीज़ के अंदर बहस हो रही है। और 30 से 35 दिन कबल ये मामला शुरू हुआ था कि आईनी तरमीम आ रही है और उसको पहली कोशिश की गई, पेश किया गया, नहीं मंजूर हुई, तो 30 से 35 दिन के अंदर ये मुलाकातें जारी हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 से 4 दिन के अंदर इन तरामीम पर जो शिकें उस पर बहस हो रही है। उससे कबल तो सिर्फ मनाने की कोशिश की जा रही थी, कोई किसी को मना रहा था, कोई किसी को मना रहा था, और कोशिश की जा रही थी किसी तरह नंबर गेम पूरी कर ली जाए। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि नंबर उनके पास पूरे, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। अब हुकूमत की जो तजवीज़ है इस आईनी तरमीम के हवाले से वो ये है कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस से होगा और आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। जबकि JUIFA कहती है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम हम सामने नहीं लेकर आएंगे। और ऑफर्स की बातगश्त हो रही है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कह रहे हैं कि 20 से 50 करोड़ की ऑफ़र भी हो रही है और हुकूमत हमें ऑफ़र कर रही है। कुछ वफाकी वज़रा के नाम भी वो कह रहे हैं कि हमें कुछ वफाकी वज़रा रब्ता करें। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। राव खालिद साहब, आइनी तरमीम का ये मामला है, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आपको अब क्या लग रहा है? एक तो ये तमाम सूरत हाल मेल मुलाकातों के हवाले से मुसवदे भी पेश हो गए हैं, तो अब आपको लगता है कि एक पेज पर आ जाएंगे सारे, या एटलीस्ट कोई ऐसी बुनियाद हो जाएगी जिस पर अब बैठकर इसको मंजूर करा लिया जाएगा, इस पर हुकूमत को हज़ीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा? कल से मैं जब से मुसवदे पढ़ रहा हूँ और उनको पढ़ पढ़ के मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये थे ही एक पेज पे, कभी थे ही नहीं अलहदा। ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही थी, झगड़ा किया जा रहा था, लड़ाई की जा रही थी। तो ये पहले दिन से ही एक पेज पे थे, सिर्फ हमें बताने के लिए जी हमने ये देखे, ये अमेंडमेंट कम करा ली, ये बढ़ा ली, इसको इस तरह कर लिया, इसको उस तरह कर लिया। तो वो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ मौलाना, बल्कि PTI भी शायद उसी पेज पे है। और वो आप अगर तफसील से पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बयान नहीं कर सकता जिस वजह से ये कंसेंसस हो रहा है। नहीं उसमें राव साहब, एक तो बुनियादी चीज़ है ना, आईनी अदालत होनी चाहिए या आईनी बेंच होना चाहिए, ये डेडलॉक तो है ना सर। ये डेडलॉक जब टूटेगा ना तो इसी पे तो सारी गेम बनेगी ना, कि देखें जी हमने मनवा लिया हुकूमत को कि आईनी बेंच होगा, तो हमने फिर आपने माना गया, उसके बदले में वो भी बताना पड़ेगा ना। फिर वो यही तो इसमें है वो कैच, कि ऐसी चीज़ें हमने 199 निकलवा दी जी, हमने आर्टिकल 8 का भी निकलवा दिया, अब हमने आईनी अदालत भी निकलवा दी। तो क्या फिर अमेंडमेंट किस लिए कर रहे हैं? आपने वो पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं होने दिया, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसी क्या मसला बना हुआ था, ऐसा क्या स्यापा था कि इतना रौला पड़ा हुआ था, इतनी गड़बड़ हो रही थी? जब ये सारी चीज़ें ही निकल गईं तो फिर क्या रह गया पीछे? अभी मैं देख रहा था, एक मैं उससे ज़रूर बात करना चाहता था। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा तवील ट्वीट आज किया है और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फैसला था उनको कत्ल करने का, दुराब पटेल साहब, जस्टिस दुराब पटेल साहब की बड़ी तारीफ़ की है। अगर जस्टिस सफदर शाह की भी कर देते, जो कि जिन्होंने बहुत सफ़र किया और वो यहाँ से छुप के भागे थे ज़ियाउल हक की रजीम से, फ़ैसला भुट्टो साहब के हक़ में देने वाले जजों में से थे, और वो अफ़गानिस्तान के रास्ते मुल्क से फ़रार हुए थे। ये जजों के हवाले से, ये यानी उनको कहना चाहिए था, उनके हवाले से भी कहना चाहिए था। और सिर्फ मैं बिलावल साहब को एक याद है, वो ट्विटर पे आजकल तलवार निकाली है उन्होंने, कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं आईनी तरमीम के हक़ में। सिर्फ मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भुट्टो साहब की शहादत के हवाले से, कि जनरल ज़िया की ज़रूरत नहीं थी कि उनको वो हैंग कर पाता। उनके जो उस वक़्त मुखालफ सियासतदान थे वो उनकी मकबूलियत से इतने खौफजदा थे कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह को कन्विंस कर लिया, ये ओपन सीक्रेट है, कि जी कब्र एक है, बंदे दो हैं, आप देख लें, आपने जाना है उसमें, ये भुट्टो साहब ने जाना है। तो उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि भुट्टो साहब की जो फांसी हुई थी वो उनके हम असर मुखालफ सियासतदानों की वजह से हुई थी। जनरल ज़िया नहीं कर सकता था ये काम। जहाँ तक तरामीम को अगर हम निटी ग्रिटी में देखें, आईनी आईनी अदालत की बात है, उस पर आईनी बेंच, JUI आईनी अदालत पे राजी थी, अब वो आईनी बेंच पे आ गई है। मैं रात बुर्जा साहब को सुन रहा था जो उनके वकील हैं, वो कह रहे थे कि जी मैं हर दिन के साथ बंदा सियाना होता है, सीखता है, जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो हमें अंदाज़ा हो कि नहीं आईनी बेंच बहुत ज़रूरी है। तो आईनी बेंच के लिए तो सर तरमीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये आ गया कि सुओ मोटो का फैसला होना है, जो वो 3 जजों की कमेटी जो बनी है, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज, या तीसरा जज जब चेंज हो गया, उन्होंने बनाना है कि सुओ मोटो लेना है नहीं लेना, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आया है, इसको फुल कोर्ट बनानी है, छोटी कोर्ट 5 मेंबर का बनाना है, क्या वो तो सारे उसमें तो आईनी बेंच का तो आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। तो आईनी तरमीम जिस पे होगी वो जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू है। अगर आप आईनी अदालत पे जाते हैं से, तो फिर जजेस के ना से आईनी अदालत पे नहीं भी जाते, तब भी जो JUI का मुतालबा है कि जो ओवरसाइट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो 18वीं तरमीम में जो असल सूरत में थी वो बहाल की जाए, 19 तरमीम ख़त्म की जाए। तो वो जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जब होगी, जब वो कमेटी बनेगी, उस कमेटी ने किस तरह से जजों की सिलेक्शन करनी है, किस तरह से उनको लेके आना है, और दूसरी उस पर थोड़ी सी हर्डल हो सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर को वो अनाउंस हो जाते हैं और 26 को वो हलफ उठा लेते हैं,
तो फिर दोबारा से इनके जो खदशात हैं आईनी तरमीम के हवाले से, तो क्या वो कर पाएंगे? अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिएक्शन क्या होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। ठीक है, ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो वक्त के साथ आ जाएगा। मैं नजमुल साकिब साहब से एक चीज़ डाल लेता हूँ इसी हवाले से। नजमुल साकिब साहब, हमें आम आवाम को अदलिया से बहुत उम्मीद होती है और हम रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, और तो आपको लगता है कि हुकूमत उसी नज़रियों को लेकर रिफॉर्म्स कर रही है और इसी किस्म के रिफॉर्म्स होंगे, या रिफॉर्म्स का कोई और तरीका भी हो सकता है क्योंकि इसको रिफॉर्म का नाम दिया जाता है? अल्लाह जानता है। आपका ये सवाल जो है ना वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें मुज़मिर हैं कि मैं इस थोड़े से वक्त में बता नहीं सकता। जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि ये जो आइनी तरामीम का ऊँट है ना, जिसका आपने टिकर चला रहे हैं कि किस करवट बैठेगा, इसके व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि इस पे चूँकि मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी और कुछ एक दो सियासतदानों से भी, जो मेरा तज्जिया है वो ये कहता है कि डर जो है वो पीटीआई से नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी तक तस्लीम ही नहीं हुई, यानी वो तो पार्लियामेंट में पता नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। डर होगा अंदर से, और उसको मैं उसकी बेस पे मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि 51% चांसेस हैं कि ये तरामीम अप्रूव नहीं होंगी, ये तरामीम मंजूर नहीं होंगी। 49% है कि ये हो जाएंगी। तो मेरा एक जो मैंने बढ़ा दिया इधर, उसकी वजह बताना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर आप देखें ना कि आइनी तरामीम का जो सिलसिला है, ये टास्क किसका है, किसको मिला हुआ है ये टास्क? ये पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है। और इसमें नून कितनी है, और आपने जो मेरे जो फेवरेट लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका कोई बयान सुना है आपने? इसका मतलब है नून जो है उससे ख़तरा हो सकता है कि किसी आखिरी वक्त में हो सकता है कि उनके जो 10-12 या 8-10 लोग हैं वो कहीं गायब हो जाएं, वो कहीं एब्सेंट हो जाएं, और उसके बाद पता लगे जी कि ये तो नंबर पूरे नहीं हो रहे। ये ख़तरे का इजहार कर रहा हूँ। और इसकी एक दूसरी परत मुझे आज नज़र आई जब मैंने एक वफाकी वज़ीर को देखा कि MQM वालों के साथ जो है वो उन्होंने कहा जी कि हम उनकी आपकी एक तरह से सपोर्ट लेने आए हैं आपको। यानी अभी तो अपने घर के अंदर नहीं पूरा कर रहे हम। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि चूँकि एक होता है ना जो आखिरी वक्त में कुछ पलटती है चीज़, तो वो इस दफ़ा भी होगी, बड़ी दफ़ा हुई है, और सारे के सारे हालात ठीक होते हैं, अचानक कुछ हो जाता है। तो ये जो अचानक कुछ होना है, मेरे अपने तज्जिए के मुताबिक और मेरे दोस्त जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और सियासत के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये है कि ये तरामीम 51% नहीं हो रही, 49%, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अब यह है कि दोनों सूरतों में, आखिरी बात इस वक्त की, दोनों सूरतों में यह है कि पहले मुल्क में एक सियासी बेयकीनी थी, अब उसमें क्या आ गया जी, अब अदलिया और इंसाफ भी जो है वो भी बेयकीनी, गैर यकीनी की कैफियत में है। लिहाजा मईशत को बहाल करने का जो हिसाब किताब है उसमें अब पहले एक रुकावट थी सियासी गैर यकीनी, अब अदलिया भी उसमें आ गई है। दोनों सूरतों में हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल होंगे। हुकूमत वक्त जो कोई भी है उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको लगता है कि गेम लास्ट बॉल तक जाएगी, वन साइडेड गेम नहीं होगी? एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो फिर मशरक़ वस्ता के ताज़ा तरीन जो हालात हैं उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। साकिब रशीद साहब, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खबर अभी हमने नज़र से गुजरी कि हुकूमती रहनुमाओं और JFA का रब्ता अब 16 अक्टूबर को होगा, तो क्या अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट हो रही है इस्लामाबाद में, अब ये मेल मुलाकातों का सिलसिला आगे जाएगा और उसके बाद ही देखा जाएगा, या कल हो सकता है कि मुमकिना तौर पर जो इस तरमीम के हवाले से फैसला कुन इजलास जो हो रहा है उसी में तय हो जाए? एक तो वक्त कम, मुकाबला सख्त है। कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मौलाना अभी कराची में है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शायद जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है। एक बात जो राव साहब ने की थी कि जो गुलाम सफदर शाह थे, जस्टिस गुलाम सफदर शाह, ये इनका जिक्र नहीं किया बिलावल साहब ने, करते तो मेरा ख्याल में बेहतर होता। ये वो है जो मौजूदा जो जस्टिस अतर मिनल्ला है सुप्रीम कोर्ट के जज, ये उनके जो सफदर शाह साहब इनके सुसर हैं अतर मिनल्ला साहब के, और जो
भुट्टो की जो फांसी का फैसला था वो 4-3 से आया था। 3 जजेस जिन्होंने उसकी ज़िया की आमरीत के खिलाफ जाकर और उस सख्त दबाव में भी जो है वो फैसला किया था और इख्तलाफ किया था भुट्टो को सजा देने से, उसमें ये सफदर शाह साहब भी थे। और फिर वक्त ने देखा कि उनकी मैट्रिक की डिग्री पर जो है वो सवालात उठा दिए गए। तो ये माजी में भी बहुत कुछ होता रहा है, डिग्रियों पे के मामलात जो है वो जब कोई बोलना शुरू करता है तो फिर उसके बाद उनकी डिग्रियां और बहुत सारे मामलात निकल आते हैं। ये जो तरमीम वाला मामला है, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनका नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता हुआ है। आज सब कमेटी की मीटिंग थी, कल खुसूसी कमेटी की मीटिंग है। तो थोड़ा सा बिल्कुल जायजा मैं आपके सामने रखता हूं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो JUIF है, उनमें सबसे मुश्तरक बात क्या है जिस पे कंसेंसस होता हुआ तकरीबन मुझे तो 99% नजर आता है, वो ये है कि जो जज तैनात होने हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, वो जो जजेस कमेटी है, इससे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले जो है वो जजेस फाइनलाइज करता है और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है। और ये 19वीं तरमीम करवाई थी साबिक जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, अभी भी बिलावल गिला करते हैं कि उस वक्त जो है वो पार्लियामान से करवा ली थी, अगरचे की पर पार्लियामान नहीं थी, बेशक उनके कहने पर की, लेकिन की तो पार्लियामान नहीं थी। तो अब वो जो 18वीं तरमीम है अपनी असली सूरत में बहाल करना चाहते हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी, जो जजेस तैनाती कमेटी है, उसमें जजेस भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होगा और जो पार्लिमानी कमेटी है वो जम होगी। तो एक ही कमेटी होगी जजेस की, वो 18वीं तरमीम के तनाजुर में कमेटी है। उस पर मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है और मौलाना भी कह रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम के उस जो है वो उस शिक को बहाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस पे तो कंसेंसस तकरीबन 99% होता नजर आ रहा है। आईनी अदालत पे कंसेंसस नहीं होगा। मौलाना जो है वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं मरकज में और सूबों में भी। बिलावल जो है आईनी अदालत और मरकज में भी और सूबों में भी आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी आईनी अदालत मरकज में बात कर रही है, सूबों की बात नहीं कर रही। तो ऐसे लगता है कि आईनी अदालत पे मुझे जो है वो कंसेंसस होता नजर नहीं आता। उसकी वजूहात है क्योंकि आईनी अदालत जो है वो ये लिखा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, तो इसको कोई नहीं मानेगा। इस पे PTI भी, वकील भी बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल सकती है, एक बहरान की कैफियत हो सकती है। बहरहाल ये तीनों जो है वो मुसवदे हैं। इसके अलावा जो JUIF है उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो तजवीज दी है जो किसी और ने नहीं दी। वो ये है कि जो सर्विसेज चीफ है उनके जो एक्सटेंशन का मामला है उसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और वो पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करे। मतलब पार्लिमानी कमेटी का मतलब यह है कि उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ के रिप्रेजेंटेटिव हों और वो जो फाइनलाइज करे कि सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। और इससे पहले आपको पता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखते हैं, एक्सटेंशन देने ना देने का फैसला करते हैं। तो ये एक बिल्कुल ये भी एक तजवीज़ सामने आई है। अब देखना ये है कि इस पे होता क्या है। नाज़रीन, अब बात करेंगे कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ईरान की जानिब से एक भरपूर जवाब दिया गया था इसराइल को और मिसाइलों से जो हमला किया गया था। उसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो नस्ब किया गया अमेरिका की जानिब से इसराइल में, क्योंकि इससे कबल जो आयरन डोम की बहुत तारीफ सुना करते थे हम कि वो तमाम मिसाइलों को रोक देता है और कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसको तो नाकाम ईरान के इस हमले में जो सामने आ चुका है। लेकिन अब बार बार इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुमकिन जो है इसका जवाब देंगे। तो क्या इसराइल इसका जवाब देगा? और ईरान भी खबरदार कर चुका है बार बार कि अगर इसका जवाब दिया तो फिर उसके ऊपर एक और रद्द अमल आएगा और वो भरपूर रद्द अमल आएगा। नजम साकिब साहब, मशरक़ वस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है कुछ दिनों से बयानों पर चल रही है, तो आपको लगता है कि ये अब बयानात जो है वो किसी मजीद जंग की तरफ खतरा कर सकते हैं? मेरा तजिया ये कहता है कि इसराइल ने ईरान पे ऑलरेडी हमला कर दिया हुआ है। अब उसकी ग्रेविटी और इंटेंसिटी की बात मेरा ख्याल है आप पूछ रहे हैं कि क्या अभी उधर से कोई ऐसे मिसाइल चलेंगे जिनके आगे कोई न्यूक्लियर लगे होंगे, वॉर हेड्स वगैरह, ये वो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल ने जवाब दे दिया है जी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसराइल का जो हदफ है ना, जो टारगेट है, वो ईरान नहीं है। इसराइल का हदफ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहली बात, इसराइल का हदफ ईरान नहीं है। इसराइल का हदफ है जो कि लबनान में आपकी हिजबुल्लाह है, इधर आपके हुतीज़ हैं यमन में, और हमास जो है वो गज़ा में है। इसराइल का हदफ ये तीन है मेन। ईरान में ऐसा, ईरान पे हमला करके ईरान को फतह तो यानी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो फिर एक सिलसिला चलेगा। लिहाजा ये कहना कि जी वो कोई बाकायदा तौर पे कोई जंग होगी, जंग ऑलरेडी
हो रही है और वो सामने हमें नज़र आ रहा है। आप ज़रा सिर्फ एक दिन का लबनान की सूरत हाल आप पढ़ लीजिए, CNN देख लें, BBC देख लें, अपने ही यानी ये जो आपके चैनल्स हैं इनको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जो बाहर के अखबार हैं वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर वाली वॉर जो है, या वो वॉर जिसमें कि आमने सामने होते हैं, उसमें कई किस्म की स्ट्रेटिजिक और कई किस्म के टैक्टिकल हैजर्ड्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये जंग, वो वाली जंग जिसके बारे में ख़दशा है, नहीं हो रही। अच्छा, उसमें 2-3 और अवामिल भी हैं। मिसाल के तौर पे इस जंग को जिसका मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ, जो कि खौफनाक तरीन यानी हालात होंगे, इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि जंग आप शुरू कर सकते हैं, बंद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दूसरी कि इस जंग में इजराइल, ईरान समेत दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई मुल्क इस हक में नहीं है कि ये जंग शुरू हो। लिहाजा ये हाइब्रिड ही रहेगी, लिहाजा ये प्रॉक्सी रहेगी, इसी तरह से आपको यानी होते रहेंगे। और जहाँ तक ये है कि वो जो आप वार्निंग देते हैं, आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया कि ईरान ने सिर्फ वार्निंग दी है कि अगर आपने हम पे हमला किया उस किस्म का जिसका कि हमें खदशा है, तो हमारे पास, वो तो 2022 में ईरान ने फीते नाप के, जिस तरह मैं कहता होता हूँ, फीते नाप के उन्होंने बताया था जी ये देखिए ये सीधा सीधा सा है और आपको जो है वो हम एक यानी मिनट के अंदर अंदर टारगेट कर सकते हैं। आखिरी बात, ये जो ईरान का है ना जी, 181 जो मिसाइल चले थे, इससे हालात ज़रा थोड़े से बैलेंस्ड हो गए हैं। मुझे लगता है कि जंग का ख़तरा नहीं है, और वैसे भी अमेरिका में पता नहीं है कौन सा नया प्रेसिडेंट आएगा, तो काफ़ी अरसे तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो वाली जंग जिसका आपने जिक्र किया है वो नहीं हो रही, वो नहीं हो सकती। राव खान साहब, आप भी ऐसे समझते हैं? क्योंकि CNN ने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब, कतर, अरब इमारात और उर्दन ने ये मना कर दिया, इसराइल को और अमेरिका को भी बता दिया है कि हमारी फ़ज़ाई हदूद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपने ईरान पर किसी भी किस्म का या किसी भी तनसीब पर उनकी हमला करना है तो। उसकी वजह है ज़ौक, क्योंकि आप अगर देखें तो ईरान ने बड़ी खुली वार्निंग दी है गल्फ़ कंट्रीज़ को कि अगर आपकी एयर स्पेस यूज़ होती है, अमेरिका करता है या इसराइल करता है, तो फिर ये नाकाबिल कबूल होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा गड़बड़ फैल जाएगी। ये एक बड़ी सीरियस वार्निंग है। 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में। एक सऊदी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब में थे, मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है। दूसरी 2 महीने बाद नेतन्याहू और बाइडन की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बुनियादी वजह ये है कि इसराइल के वज़ीर दिफा ने अमेरिका जाना था, वो दौरा कैंसिल कर दिया गया। तो उसके बाद बाइडन ने बात की और सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो भी उसके हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको, उन्होंने कहा है हम आपके साथ हैं, आपका बदला लेने का हक भी बजा है, लेकिन ख़ित्ते की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखें। अच्छा, इसकी रिपरकशंस जो है ना, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर तो वो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करते हैं, जो कि बड़ा यानी कहा जा रहा है कि शायद वो उनका टारगेट वही है, तो उसके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है कि वो अचीव कर चुका है जो उसको चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से अगर अटैक हो जाता है तो वो जो ताबकारी असरात हैं वो बहुत सीरियस मसला होगा, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि ख़ित्ते के लिए, जो मेरा ख्याल है कोई मुल्क, चाहे अमेरिका हो, जापान ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिव इन चीज़ों के बारे में, और यूरोप ऑब्वियसली, तो ये मेरा ख्याल है कि ये मामला उस तरफ नहीं जाएंगे, ये मामला उस तरफ नहीं जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।